हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीटीसी एजुकेशन स्टडी पे। हम एक बार फिर से आप सभी के लिए सेकेंड सेमेस्टर की जो मैथ की एक बेहतरीन क्लास, जो एकदम बेसिक से आपको लेकर एकदम आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा पढ़ाया जाएगा। आइए हम आज आपका जो पहला चैप्टर है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा पहला चैप्टर है वह एलसीएम और एचसीएफ है। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में 2 अंकों का एचसीएफ निकालना सीखा, 2 अंकों का एचसीएफ निकालना सीखा, और आज हम 3 अंकों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना जानेंगे। ठीक, अब देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो कि विभिन्न एवं मुख्य बातें होती है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम जानेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या होता है? आप सभी लोगों को पता होगा एचसीएफ का मतलब एच, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब महत्तम समापवर्तक। बात समझ में आ रही है? ठीक, देखिए एफ मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनखंड। अपवर्तक, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तक। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या होता है? कॉमन। जी बात, कॉमन। और कॉमन से क्या होता है? समान। जो दो विभिन्न चीजों में, दो विभिन्न वस्तुओं में क्या होती है? तुलना की जाती है। उसमें से जो सामान होता है उसको हम एक तरफ लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन। बात समझ आ रही है? अब देखिए तीसरा जो हमारा होता है यश, यश का होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? महत्तम। क्या होता है? महत्तम मतलब सबसे बड़ा। महत्तम, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? सबसे बड़ा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, देखिए एचसीएफ यही से, देखिए यही से हम निकालते हैं महत्तम, समापवर्तक, और ये हो गया हमारा वर्तक। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हिंदी में हमारा क्या होता है? हिंदी हम इसको लिख सकते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। बात समझ आई यहाँ तक? ठीक, इसका भी हमने क्या किया? विस्तारण किया। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एफ जिसमें होता है फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या होता है? सबसे पहले उसमें क्या करना होता है? गुणनखंड करना होता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले का। देखिए इतना इसके बारे में जान गए। अब हम जानेंगे संख्याओं का गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है एचसीएफ में। ठीक, इसमें देखिए एचसीएफ में आप लोगों ने फैक्टर पढ़ा, क्या पढ़ा? कॉमन पढ़ा, और हाईएस्ट मतलब महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, और उसी फैक्टर को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक भी कहते हैं। बात समझ आ रही है? आइए इसके बारे में हम जान लें। देखिए फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड। और जो गुणनखंड हमारा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक। दी हुई संख्याओं को, दी हुई संख्याओं को जो यह संख्या होती है वह उन संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वह उन संख्याओं को क्या कहलाती है? अपवर्तक कहलाती है। बात समझ में आ रही है? क्या कहलाती है? अपवर्तक कहलाती है। तो देखिए अगर जैसे गुणनखंड में हम आप लोग को एक छोटा छोटा उदाहरण देके आप लोग को समझाने, सबसे पहले क्या होता है गुणनखंड, क्या होता है अपवर्तक। ठीक, देखिए जैसे मान लीजिए यह क्या है? 6, और ये क्या है? 8, और ये संख्या कौन सी है? 12। आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे बेसिक से एकदम मान के चलिए आप लोग को एकदम जीरो लेवल से आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, देखिए जैसे देखिए यहाँ 6 है, 8 है, और क्या है? 12 है। तो हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है? वह किन किन संख्याओं से कट रही है, वह
किन किन संख्याओं से कट रही है, तो आप लोग बोलेंगे 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, 3 से भी कट रही है, और फिर किससे कट रही है, स्वयं से कट रही है। 8 की बात आएगी, 1 से कट रही है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और फिर स्वयं से कटेगा। 12 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, और 6 से कटेगा, और 12 से कटेगा। बात समझ आ रही है। अब अगर हम आपसे मान के लिए हम क्वेश्चन नहीं, एक बेसिक आप लोगों से एक थॉट पूछ रहे हैं, मतलब बात समझ के बताइएगा और समझ में आएगा। अगर हम पूछ दें यहाँ पे 12 का गुणनखंड बताइए, आप लोग क्या कहेंगे? 12 का गुणनखंड 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, और 12 भी है। ये सभी क्या है? 12 के गुणनखंड है। ये सभी क्या है? 8 के गुणनखंड है। ये सभी क्या है? 6 के गुणनखंड है। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब देखिए, इससे पहले हम और कुछ चीजें सीख लेते हैं। मान चलिए हम एक छोटी सी बात, देखिए 3 से भाग देंगे 39 में, 3 एक कम, 3 ये भाग कट गई, 9 कट गया, फिर 3 त्रिका 9, पूरा पूरा भाग कर गई, हमारा शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए और उसका भागफल क्या हो? एक धन पूर्णांक हो, उसका भागफल एक धन पूर्णांक हो, वही उस संख्या का क्या होती है? गुणनखंड होता है। अब यहाँ हम आपसे पूछे 39 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 39 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे 13। 39 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे 13, क्योंकि 13 नहीं 3 होगा। क्या जगह, सॉरी वो मतलब मिस्टेक हो गया। जिस संख्या से वो संख्या पूरी पूरी करती है, वही उस संख्या का क्या कहलाती है? गुणनखंड या अपवर्तक। यहाँ 39 का अपवर्तक क्या होगा? आप लोग कहेंगे 3। 39 का गुणनखंड यहाँ क्या हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 3 हो जाएगा। बात समझिएगा। मान चलिए हम एक भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं 25 में, ठीक। अब यहाँ भाग देखिए, 2 दूनी 4, भाग 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये भाग देके करके यहाँ शून्य उतर गया, देखिए 5 उतारेंगे, अब 2 से फिर 5 को भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो गया, मतलब 5 में 4 जाएगा तो 1, हमारा शेषफल क्या बचा? 1। लेकिन हमको इसको क्या किस रूप में बनाना है? एक धन पूर्णांक के रूप में बनाना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ दशमलव लगाएंगे, जब भाग नहीं जाती तो यहाँ दशमलव लगाएंगे। और एक बार देखिए, दो संख्याओं के बीच में बहुत डिफरेंट होता है। ये संख्या देखिए, हम 2 संख्या लिख रहे हैं, एक 25 लिखे इस तरह और एक 25 लिखे इस तरह। देखिए, जो बीच में इंटू होता है वो गुणे का रूप होता है। जो बीच में दोनों संख्याओं के बीच में मध्य में होता है उसको हम गुणा करते हैं, लेकिन वही जो इंटू होता है वो नीचे लग जाता है, उसे हम क्या करते हैं? तो वो दशमलव का रूप धारण कर लेता है। बात समझाई ना? ठीक, अब देखिए यहाँ 2 से 5 1 में भाग जाएगी नहीं, हम यहाँ क्या लगा देंगे? दशमलव, यहाँ क्या लगाएंगे? 0। बात समझ में आई? अब देखिए 2 5 10, आप लोग कहेंगे भाग पूरा पूरा कर दिया, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। अब आप लोग हमसे सवाल क्वेश्चन तो आप लोग बेसिकली पूछेंगे, सर आपने तो बताया कि 39 3 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 39 का गुणनखंड क्या हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। तो उसी प्रकार 25 का भी तो गुणनखंड तो होगा। अगर 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर उस हिसाब से तो 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें एक कंडीशन है, हम आपसे ये भी बताए हैं कि बाबू देखिए, जब शेषफल 0 हो और जो भागफल हो क्या हो? धन पूर्णांक, क्या हो? एक धन पूर्णांक हो। देखिए दशमलव वाली संख्या अभी नहीं आ गई, जब जहां दशमलव संख्या होगी वो धन पूर्णांक नहीं है। बात समझ में आई? ठीक, हम क्या कहें, समझ में आई बात नहीं? यहाँ देखिए पूरा पूरा भाग जा रही है, यहाँ देखिए दशमलव में भाग जा रही है। जब भाग पूरा पूरा जाए तब वो संख्या का गुणनखंड होता है। अब भाग यदि दशमलव में चली जाए वो उस संख्या का गुणनखंड नहीं होता है। बात समझ में आई है? ठीक, अब चलते हैं अपने अगले। आप लोग जान गए एचसीएफ के बारे में हम बता रहे हैं।
फैक्टर जान गए, गुणनखंड क्या होता है, किस संख्या का दिया है तो उस संख्या का गुणनखंड क्या हो जाएगा। आप देखिए अब फैक्टर में कुछ और बातें बता देते हैं आप लोगों से। अपवर्तक या गुणनखंड। अब आप लोग जान गए कि कौन सी संख्या गुणनखंड होगी किस संख्या की, अब कौन सी संख्याएं गुणनखंड नहीं होगी। बात समझ में आई है, ठीक। दशमलव वाली संख्याएं यदि भागफल उसका दशमलव में आ रहा है तो संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। बात समझ गए ना। अब देखिए मान लीजिए हम दे रहे हैं 12, 24, 36, अभी हम गुणनखंड बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, गुणनखंड। अब देखिए 12 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 6 और क्या हो जाएगा 12। 24 क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24। 36 क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। बात समझ आई। ये इसका क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब दी हुई संख्याओं को, दी हुई संख्या को जिस जो जो संख्या उसको पूरा पूरा विभाजित करती है वही उस संख्या का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। अब हम आपसे पूछे 24 का गुणनखंड बताइए तो आप लोग कहेंगे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा और 24 होगा, ठीक। अब एक चीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो एक है, एक, आप कितनाओं संख्या ले लें, किसी भी संख्या का आप गुणनखंड करेंगे तो एक हमेशा आएगा, एक हमेशा आएगा कि नहीं, केवल स्वयं एक से तो कोई भी संख्या ऐसी लेंगे आप, एक से लेके अनंत तक कोई भी संख्या लेंगे वह एक से जरूर विभाजित होगा, ठीक। तो इसलिए हम अगर हमको मान लीजिए 25 का गुणनखंड मान लीजिए ध्यान रखें 25 का आप गुणनखंड बताइए तो आप लोग क्या बताएंगे, 1, 5, 25, 1, 5, 25, लेकिन उसमें किसका मान्य होगा, क्यों 5 और 25 का, क्योंकि एक वनिष्ठ ऐसी संख्या है क्योंकि वह सभी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सकती है। समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप समझ आई। आप देखिए एक वाली बात समझ आई। आप देखिए इसमें जो गुणनखंड होता है वो एक निश्चित संख्या होती है, एक क्या होती है, निश्चित संख्या। किसी भी संख्या का आप गुणनखंड निकालेंगे वो निश्चित संख्या होती है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ 3 निकालिए, अब हम 8 ही कर दें, 1, 2, 4, 8, ये संख्या हो गई। अब देखिए क्या है, एक निश्चित संख्या है ना। अब 8 को हम पूछे इसके अलावा किसी और संख्या से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो गुणनखंड क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणनखंड आपसे पूछेगा वो उस संख्या का क्या होता है, निश्चित संख्या होती है। क्या होती है, उस संख्या का निश्चित संख्या होती है। बात समझ में आ रही है, ठीक। देखिए अब जान गए आप लोग, हम लिख देते हैं यहाँ किसी भी दी हुई संख्या में उसके गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या एक निश्चित होती है। बात समझ आई। कितना भी बड़ा आपसे गुणनखंड पूछे, इतना भी बड़ा, इतना भी बड़ी संख्या आपको दे दे, इसका गुणनखंड बताइए, इसका भी गुणनखंड क्या होगा, एक निश्चित गुणनखंड होगा। उसकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि इस संख्या का कितना गुणनखंड हो सकता है। यदि हम देते हैं आपको 24 में
इतने संख्याएं गुणनखंड हो सकते हैं। आप लोग क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, 24 में कितनी संख्या है? 7 गुणनखंड हो सकते हैं। 36 का पूछे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 36 है, तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल संख्या कितना हो गई? 9 हो गए। इसी प्रकार संख्या आपको कितना निकालनी? 6 4 6 7 2 4 6, और इसमें कितने निकालनी? 6 7 9। बात समझ आ रही है ना? अगर आप पूछे कि 24 में कितने गुणनखंड हो सकते हैं, ये सभी तो गुणनखंड है, दूसरी संख्याएं हो सकती हैं। बात समझ आ रही है? ठीक। अब देखिए, आप लोग गुणनखंड जान गए, अब हम बताएंगे आपको फैक्टर के बारे में जान गए। फैक्टर वही गुणनखंड या अपवर्तक। अब हम आपको कुछ कॉमन के बारे में बता देते हैं। जैसे कॉमन, कॉमन मतलब क्या होता है? समान, तुलना किसी से। दो वस्तु हमेशा कॉमन का बात कब आएगी? जब दो वस्तुएं, दो इंसान, दो जानवर, दो पशु, कोई भी हो, तभी हम कॉमन या तुलना कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक। आवाज हमारी बढ़िया जा रही है ना? आवाज में कमेंट कीजिएगा अच्छी आ रही है नहीं आ रही है। यदि ये क्लास आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक। देखिए, जैसे हम मान चलिए 2 4, सबसे छोटी छोटी संख्या ले लेते हैं, 1 और 2, 1 2 और 4। अब हम आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग बताइए इसमें दो संख्याएं कौन सी कॉमन है? दो संख्याएं, आवाज आ रही है? जा रही है साहब ना? देखिए, अब तो आप लोग कहेंगे एक भी दोनों में है, दो भी दो, तो हमारा कॉमन क्या हो गया? 1 और 2, 1 और 2। जो दो संख्याओं के गुणनखंडों के बीच एकदम समान संख्या, उसी में से हम क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। बात समझ गए ना? अब जैसे हम यहाँ आपको दे दें 18 12 9 4। अब आप लोग कहिए 1 2 3 6 9 18। ठीक। अब देखिए 12 का 1 2 3 4 6 और 12, 9 की है 1 3 9 1 2 4। बात समझ आई बाबू? अब देखिए, ये हमारा सभी संख्याओं का क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। अब देखिए, अब इसमें कॉमन की बात आ गई, तो आप लोग सबसे पहले कहेंगे एक तो हमेशा कितना भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ी संख्या दे दे, वो एक से स्वयं से तो 100 में 100% कटेगा। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। ठीक। अब देखिए, इसके अलावा दो देखिए, दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें नहीं, काम खत्म। इधर देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, फिर लाख काम नहीं है। फिर 6 4, फिर बीच वाले 4 नहीं है, फिर उसके अलावा कोई संख्या मिल गई है। अब देखिए, अब हमारा काम क्या केवल मिला? केवल एक, केवल एक। अब यहाँ से आपको हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, ध्यान देकर समझिएगा वो ट्रिक के बारे में। क्या है ट्रिक के बारे में? देखिए, जब भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या आ जाए, मान लीजिए 99.99%, आपकी ट्रिक सटीक है। एक सम संख्या आ जाए और एक विषम संख्या आ जाए, वहां पे हमेशा 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 कॉमन क्या होता है? केवल एक होता है। कॉमन या समान हुई जो हम तुलना करते हैं, क्या होता है? वहां पे एक होता है, कॉमन एक होता है। तब जब भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या आ जाए। बात समझ आ रही है? अब देखिए, यहाँ ये भी सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, और एक बीच में क्या आ गई है? विषम संख्या आ गई है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन एक हो जाएगा। ठीक। बाबू समझ में आ रहा है ना? जब भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या आ जाए, वहां पे कॉमन क्या होता है? एक होता है। ठीक। अब यहाँ पे कॉमन भी जान गए आप लोग क्या होता है। ठीक। तो हम एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझाइए। अब हम उसकी कुछ परिभाषा को बता देते हैं। देखिए, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब होता है, आप लोग पढ़ के हाईएस्ट मतलब क्या होता है? महत्तम। हाईएस्ट मतलब महत्तम, कॉमन मतलब समान, और फैक्टर मतलब महत्तम समान वर्तक। महत्तम समान वर्तक।
फैक्टर मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें देखिए क्या होता है, दी हुई संख्याओं, दी हुई संख्याओं को जो संख्या दी हुई संख्याओं को जो संख्या पूरी 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 विभाजित कर देती है, पूरी पूरी विभाजित कर देती है, वह उस संख्या का एलसीएम या लघुत्तम समांग वर्ग, एलसीएम नहीं एचसीएफ, सॉरी एचसीएफ बता रहे हैं, क्या होता है एचसीएफ, उस संख्या का एचसीएफ कहलाती है। ठीक, बाबू समझ आ रहा है आप लोगों को? कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, देखिए क्या हो रहा है, दी हुई संख्याओं को जो संख्या पूरी पूरी विभाजित कर देती है, वह उस संख्या का एचसीएफ कहलाती है। बात समझ में आई? अब देखिए हम एक एग्जांपल देंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ दे दिए 18 12, सबसे पहले छोटा सा संख्या लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए 2 4 6, हम पूछे 2 4 6 का क्या बताइए एचसीएफ, क्या बताइए आप लोग से, 2 4 6 का एचसीएफ बताइए। तो देखिए एचसीएफ में सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे 1 2 4, 1 2 4 1 3 6, बात समझ आई? अब देखिए ये इसका गुणनखंड हो गया ना, एचसीएफ है क्या बताएं, जो तीनों में क्या हो सबसे पहले कॉमन हो, सबसे पहले उसको ढूंढिए। आप लोग कहेंगे सर इसमें तो कॉमन क्या, 1 मिल रहा है और 2 मिल, यहाँ पे 2 हो गया, 4 और क्या था 6, क्या 1 2 4, 6 में 1 2 3 और 6। अब देखिए सही है ना, देखिए 2 4 और 6 का हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 2 4 आ गया, 1 2 3 6 आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करने के बोले, आप लोगों से बोले हैं कि आप लोग सबसे पहले कॉमन ढूंढिए, जो जिसमें तीनों में समान उसको छाटिए, जो तीनों में समान उसको क्या करना है छाटिए। तो आप लोग कहेंगे तीनों में समान केवल 2, क्या है 2 है और 1, एक की बात हम बताए हैं। यदि आप हमसे केवल इतनी बात आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, यदि वह हमसे एचसीएफ पूछे और उसमें हम एक भी तो बता सकते हैं, लेकिन एक बात सुनिएगा, तो जब जब बड़ी से बड़ी संख्या दी हो, अब हमसे पूछ दे 12 18 24 5800 5000 6000, इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का दे दे और सभी का अगर एचसीएफ एक ही आए, तो बताओ क्यों पूछेगा? तब वो खुद जानता होगा कि हम इतनी बड़ी बड़ी सभी संख्याओं का अगर एचसीएफ हमको एक ही लाना होगा, तो हम एचसीएफ क्यों पूछेंगे? हम बाबू आप लोग से यही बताए हैं कि जब भी एक सम संख्या और विषम संख्या आती है, उस कंडीशन में उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो जब एक संख्या सम और दूसरी संख्या विषम, लेकिन जब सभी संख्याएं सम होती हैं, उसमें एक को इक्वेट ये नहीं किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप लोग कहेंगे एक भी है, मान लीजिए हम लेंगे एक भी है ना, यानी 1 और 2, कॉमन क्या मिला 1 और 2, तो हम जो कॉमन मिलता है उसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। आप लोग कहेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है 2 है, तो ये हमारी क्या होती है एचसीएफ। इसका किसका हो जाएगा 2 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। आई होप, हम आशा करते हैं आपको ये ट्रिक बहुत बेहतरीन समझ में आई होगी। ठीक, एक कॉन्सेप्ट बस दिमाग में भर लीजिए आप लोग कि जब भी एक सम संख्या और एक विषम संख्या आ जाए, उस कंडीशन में 99.1% आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ एक हो। ठीक, अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं आप लोग को। देखिए जैसे मान लीजिए 12 18
9। ठीक, यहाँ देखिए 1 2 3 6 12, 1 2 3 6 फिर 9 फिर 18, 1 3 9। अब देखिए, देखिए कोई संख्या छूट तो नहीं रही है ना। 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 12, 1 3 9। ठीक, देखिए गुणनखंड हमारा आ गया। अब देखिए, अब जो बालक गुणनखंड निकालना पा रहा हो तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, टेबल पहाड़ा आप लोग याद कीजिए। जब तक पहाड़ा नहीं याद कर पाएंगे तब तक गुणनखंड निकालना इतना आसान भी नहीं है। अब यदि आपको पहाड़ा याद रहेगा तो आप तुरंत जान जाएंगे किस लाइन में कौन सी संख्याएं आती है। अब मान लीजिए हम बोल रहे हैं 9, तो 9 में आप तुरंत जाएंगे कि 1 3 त्रिक का 9, 9 1 कम 9, तो आप जान जाएंगे ना 3 के हम लोग को पहाड़े में आता है तो क्या हो जाएगा, 9 का 3 हो जाएगा, दोनों बता देंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए, अब इसमें भी हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, कॉमन। तो आप लोग कहेंगे कॉमन सर हमारा तो एक एकदम इक्वली है, एक तो एकदम सतवा नहीं छोड़ेगा, एक तो कभी साथ छोड़ेगा ही नहीं। फिर उसके अलावा हम देखेंगे उससे बड़ी संख्या कौन सी है जो तीनों में कॉमन। तो आप लोग कहेंगे के बाद सभी 3 सबसे बड़ी है, हम फिर 3 ले लेंगे। फिर आप लोग कहेंगे अरे सर जी अभी तो एक और संख्या बच गई, हम बोलेंगे कौन, तो आप लोग कहेंगे 9, हम उस संख्या को भी ले लेंगे। लेकिन 9 क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। 9 केवल किसमें है, बस 2 ही संख्याओं में है, 9 और 18 में, 12 में तो 9 है ही नहीं, यही मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, पहले सबसे पहले तीनों में कॉमन देखिएगा, तीनों में कॉमन है कि नहीं है। तो देखिए तीनों में कॉमन एक बस 2 ही संख्या मिली हमको, 1 और 3। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कौन सी है, 3। तो हमारा देखिए 12 18 और 9 का ये सीएफ कितना हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे 3। आप चेक करना है गलत है सही, 3 से भाग दीजिए, 3 को 12, 3 छका 18, 3 त्रिक के 9, तीनों संख्याएं इस संख्या से कट गई ना। परिभाषा में आप लोग अभी लिख कर आए हैं, दी हुई संख्याओं को जो संख्या पूरी पूरी विभाजित कर देती है वही उस संख्या का क्या कहलाती है, एचसीएफ। तो इस तीनों संख्याओं को 3 विभाजित कर दे रही नहीं कर दे रही, तो इन तीनों संख्याओं का ये क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएंगे। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को एचसीएफ निकालना आ गया हो। अब एचसीएफ 2 विधि से और निकाली जाती है, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से, उसको हम अपने अगले क्लास में बताएंगे। अब हम आपसे कुछ तथ्य और कुछ बता देते हैं एचसीएफ के बारे में। ठीक, आइए, कोई भी आपसे पूछेगा गुणनखंडों की संख्या कैसी होती है, तो आप लोग कहेंगे किसी भी संख्या की गुणनखंडों की संख्या हमेशा निश्चित होती है। हम बताएं कैसे निश्चित होती है, अब एक बार फिर बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 4 का पूछे 1 2 4, अब इसके अलावा कोई संख्या हो तो काटेगी नहीं 4 को, तो निश्चित है कि नहीं है। आप लोग कितनी संख्याएं काट सकते हैं 4 को, तो आप लोग बोलेंगे सर जी 3 संख्याएं काट सकती है। तो आप लोग क्लियर है कि नहीं है, 3 संख्याएं मेन रूप से काट सकती हैं, तो एक निश्चित संख्या है। बात समझ में आई। ठीक, अब चलते हैं एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, उसके बाद एलसीएम देखिए 12 18 13। देखिए 12 काटेगा 1 से 2 से 4 से 6 से और 3 से और 12 से। 18 काटेगा 1 से 2 से 3 से 6 से 9 से और 18 से। 13 कटेगा 1 से और 12 से। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहे ना एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों में से कॉमन देखेंगे। तीनों में से क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग कहेंगे इसमें तो एक कॉमन है, अब उसके अलावा कहेंगे 2, तो आप कहेंगे सर 2 को जब एक संख्या और एक ट्रिक और अपनाने का मतलब जल्दबाजी में करने का तरीका सीखिए। तो 2 संख्या है ना, 1 और 13, एक तो मान लीजिए ऑलरेडी आ गया, अब 13 तब मत मिलाइए, 2 ही संख्या है ना। 13 को देखिए 13 और किसी में है क्या, 13 आप लोग कहेंगे किसी में नहीं है, तो बस एक के अलावा कोई संख्या होगा ही नहीं। हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ आई। अब यहाँ जो ट्रिक हम बताए उसको फॉलो कीजिए। ये देखिए एक ऐसी संख्या है आप लोग कहेंगे सम, एक ऐसी संख्या है आप लोग कहेंगे सम, और एक ऐसी संख्या है तब आप लोग कहेंगे विषम। तब बताओ, अभी हम पीछे बता क्या है
कि जब भी सम संख्या और विषम संख्या एक साथ आ जाए तो उनका गुणनखंड हमेशा, उसका मतलब उसमें कॉमन क्या हमेशा क्या हो जाएगा, हमेशा एक हो जाएगा। ठीक बाबू, समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं एलसीएम को बताने। एलसीएम में जितना बताए हैं, यदि आप लोग मन से क्लास देखिएगा तो आप लोग को एलसीएम में 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। और इसका अभी आगे और भी बताएंगे। अब हम चल रहे हैं एलसीएम के बारे में। ठीक, अब जान गए ना एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम कितना होगा। ठीक, अब आई हो, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब कल जो हमारा नया पार्ट 2 होगा उसमें हम एलसीएम के बारे में आप लोगों को विस्तृत से बताएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चर और अचर वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताएंगे। बस 3 विधि है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि और एक आपको जो डायरेक्ट गुणनखंड विधि से हम जैसे अपवर्तक निकाल के उसका गुणनखंड विधि निकाल सकते हैं। लेकिन आपके जो पेपर में पूछेगा क्वेश्चन वो केवल गुणनखंड विधि से और भाग विधि से पूछेगा। आई होप आज की क्लास आप लोग को बहुत शानदार होगी। ठीक, हम टारगेट बना के चल रहे हैं 50 या 55 दिन में आपकी पूरी मैथ जो बुक है उसके रिकॉर्डिंग पूरा खत्म कर देंगे। क्योंकि आपका पेपर जनवरी के पहले सप्ताह में हो सकता है, उससे पहले मान चलिए नवंबर लास्ट तक आते आते आप लोगों की मैथ एक बार खत्म भी हो जाएगी और दोबारा रिवीजन भी हो जाएगी। आई होप, आशा करते हैं। अब हम इस क्लास को समाप्त कर रहे हैं यहीं पे। ठीक, अब हमारी क्लास को देखने के लिए जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।